तो आपके बीच में दो अचीवर्स हैं, सृष्टि और पूजा, ठीक है। तो दोनों की अपनी जर्नी है, अपनी लड़ाई है, और दोनों किस तरीके से यहाँ तक आए ये आपसे शेयर करेंगे, और फिर आप जो पूछना चाहेंगे वो आप पूछ सकते हैं। सो आई विल हैंड ओवर द माइक टू देम एंड दे आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देयर जर्नी। बैठो बेटा। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरा नाम सृष्टि साहू है और मेरी रैंक तो 27 आई है। अभी मैं एओ के पोस्ट में सेलेक्ट हुई हूँ और मेरी जर्नी काफ़ी लंबी रही है। 2017 में मैंने इंजीनियरिंग पास आउट किया था बीआईटी दुर्ग से। फिर उसके बाद से लगी रही थी इसमें, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए थे। और ये मेरा मेंस का सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट इंटरव्यू था और इसमें फिर मेरा सिलेक्शन हुआ है। और बाकी तो जर्नी का तो आप लोगों को पता ही है कि थोड़ा लंबा चलता ही है, तो मेरा भी था। और कॉन्स्टेंटली मैं लगी रही थी इसमें, क्योंकि एक अल्टीमेटली आपको जब तक मिलता नहीं है वो एम, तो आप लगे रहते हो। तो बस उसके बाद फिर मैं अभी यहाँ बैठी हुई हूँ आपके सामने। गुड इवनिंग सभी को। मेरा नाम पूजा है और जैसा मैम ने बताया कि लंबी जर्नी तो लगती है, तो मैं भी 2018 के बाद कॉलेज के बाद से इसकी तैयारी के लिए लगी हुई हूँ और ये मेरा तीसरा मेंस था और दूसरा इंटरव्यू था। तो वही बोलूँगी, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। आप जैसे कि इनके ईयर ऑफ प्रिपरेशन में देख पा रहे हैं, सृष्टि हमारे साथ कोविड के एरा में जुड़ी और मेरे ख्याल से उसी के आसपास आप भी जुड़ी थी कोविड के एरा में, और हम इनके साथ आपकी तरह ऑफलाइन में उतना सारा योगदान नहीं दे पाए। तो मैं तो ये मानता हूँ कि इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस जो हमारी चलती थी, ऑफलाइन जो ऑनलाइन हो गई थी, उनके साथ न्याय करके यहाँ तक पहुँची हैं। तो इट्स रियली अ बिग अचीवमेंट फॉर देम जो ये यहाँ तक पहुँची हैं। और इसके अलावा जो भी इनकी जर्नी से जुड़ी बातें हैं, अभी हम पिछली क्लास में शेयर कर रहे थे, आपके जो भी सवाल होंगे उन सवालों का जवाब ये ज़रूर देंगी। लेकिन कुछ डूज़ एंड डोंट्स दोनों मैं चाहूँगा कि आप बताएं इनको, कुछ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सिलेक्शन के लिए। सबसे पहले करना तो पास। अच्छा, करना तो यही चाहिए कि टेस्ट सीरीज़ या राइटिंग प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू मेंटेन करके रखनी है। आई थिंक मतलब प्रैक्टिस के बिना ये एग्ज़ाम नहीं निकल सकता, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। और ख़ासकर क्योंकि मेंस एक ऐसा सिलेक्शन का पॉइंट हो जाता है जो मतलब आई थिंक वही एक चीज़ है जो आपको सिलेक्शन दिलाती है। तो मुझे लगता है कि आप मेंस में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए उसके लिए, जितना ज़्यादा। अगर टेस्ट सीरीज़ आप नहीं भी दे पा रहे हैं तो डेली का 2-3 क्वेश्चन आप करिए, उसको लिखिए, क्योंकि हमें लगता है कि हम लिख सकते हैं, नॉलेज बहुत होता है लोगों के पास, पर उसको सही तरीके से पोर्ट्रे करना, उसको लिखना, वो विदाउट प्रैक्टिस नहीं आ सकता। और रही बात प्रीलिम्स की भी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आप सब देख ही रहे होंगे कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है। तो जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका वो नहीं होगा। और मेरे साथ ये हुआ था, क्योंकि मैंने जब मेरा फर्स्ट मेंस जब मैंने दिया था तो मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, तो वो मुझे बैकफायर किया, उसकी वजह से मैं मेंस भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो मुझे लगता है करना तो आपको यही है। और डोंट्स में मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा सा जो डिस्ट्रैक्शन होता है, चाहे वो सोशल मीडिया का हो या कहीं और, उससे आप थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन को हैम्पर करता है। और अगर आप इतना इनपुट डाल रहे हैं तो अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उसको अपनी लाइफ में रखना वो अच्छी बात नहीं है। तो मेरा था, मैंने ये किया भी था कि मेंस जब नहीं निकला था मुझे, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी मैं, तो फिर मैंने व्हाट्सएप और इन सबको बंद कर दिया था, नंबर चेंज कर दिया, जितने भी ग्रुप्स थे जो भी थे सबसे बाहर निकल गई थी। सोशल मीडिया को उतना ही सीमित रखा जितना ज़रूरी है। जैसे सोशल मीडिया के भी अपने प्लस पॉइंट्स हैं कि आप भाई उसमें कनेक्टेड रह के सीएमओ हो गया या डीपीआर का पेजेस फॉलो कर सकते हैं, उससे आपका करंट अफेयर्स भी चलता रहेगा। यूट्यूब की भी अपनी यूटिलिटी है, आप उसको किस तरीके से पॉजिटिव वे में ले सकते हैं उसको देखिए। तो मेरा यही रहेगा कि मतलब डूज़ एंड डोंट्स में तो मेरा यही है कि थोड़ा सा अपने आप को इसमें रिस्ट्रिक्ट करिए, कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल बनाइए जो सिंसियर हो, जो खुद भी मोटिवेटेड हो,
आपको भी मोटिवेट करे, और इतना भी लंबा मत बना लीजिए कि मतलब बहुत बड़ा ग्रुप हो जाए, तो कम लोगों का रखिए। वो आप इतना मैच्योर तो आप सभी हैं कि आपको समझ में आता है कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, तो वैसे लोगों के साथ रखिए। और आज उसी का नतीजा है कि हम मतलब जो हमारा ग्रुप है उसमें हम बहुत सारे लोगों को सेलेक्टेड पाते हैं, और कई लोग का पहले भी सिलेक्शन हो जाता है, तो वो भी थोड़ा सा बुरा लगता है फिर कि नहीं भाई हमारा क्यों नहीं हुआ। तो इसको पॉजिटिव वे में लेना है, क्योंकि मेरे हैं कुछ फ्रेंड्स जिनका पहले सिलेक्शन, पर उन लोगों ने कभी ऐसा नहीं मुझे किया कि नहीं तेरा नहीं हुआ तो तू बिल्कुल आइसोलेटेड रहे या ऐसा कुछ। तो वैसे फ्रेंड्स ढूंढिए और बिल्कुल मोटिवेटेड रहिए। और मेरा एक सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो है सेल्फ मोटिवेशन। आपको पूरी दुनिया में खुद से ज़्यादा कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता, चाहे वो आपकी फैमिली ही क्यों ना हो। तो खुद से सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, अपने गोल को याद रखिए कि नहीं यहाँ करना है, और फिर अल्टीमेटली एक दिन सक्सेस तो फिर मिल ही जाती है। तो बस मेरा तो यही था। आप ये बताइए कि ये जो प्रीलिम्स का पैटर्न बदल रहा है और आप लोगों का प्री निकला होगा तभी दिया है, तो इस बदलते पैटर्न में आपने ऐसा क्या किया पुराने समय से, क्योंकि आप पहले से भी तैयारी कर रहे थे, तो अपनी पढ़ाई में क्या बदलाव लाया कि इस बार प्री आपका निकल पाया, क्योंकि आप पैटर्न वैसे ही टफ होते जाना है, बताइए। जैसे कि जो ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इसमें थोड़ा एथेंटिक बुक पढ़िए, थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न ही ऐसा हो गया है कि मतलब डीप क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। प्री को भी ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है, और साथ ही छत्तीसगढ़ तो इतना स्ट्रांग रखिए कि कहीं से भी कुछ भी आए तो आपसे बन जाना चाहिए। और मेंस की तैयारी आप पहले से कीजिए, फिर प्री के लिए 2 महीने आप अलग से निकालिए और उसमें पूरा प्री पर फोकस कीजिए। मेरा ये था कि पिछले साल का मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था, और मेरा मैं बताती हूँ CSAT में मेरे 70 नंबर आए थे। और वो मैं बहुत एडवांटेज में उसको लेती थी कि नहीं CSAT है, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, ठीक है मैं कर लूँगी। और वो जब झटका मिला ना कि ये क्या हो गया भाई कि तुमने बिल्कुल उसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहते थे और ये हाल है। मेरा लैंग्वेज पुअर ही था, तो मुझे पता था कि जो भी करना है इधर CSAT के भरोसे ही इधर उससे करना है। तो वो जब मुझे पता चला तब फिर मैंने स्टार्ट किया कि नहीं, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपको मेंस में भी हेल्प करेगा। तो आपको ये लैंग्वेज तो वो करना ही है, क्योंकि ये मेंस का भी पार्ट है, तो आप उस दोनों को साथ में लेके करिए। और रही बात GS की, पेपर नंबर 1 की, तो उसमें यार जितना आप प्रैक्टिस करोगे, एक टेस्ट सीरीज़ नहीं दे रहे हो कोई बात नहीं, 2-3 ज्वाइन कर लो। अब तो ये लिबर्टी मिल गई ना, आप ऑनलाइन दे सकते हो, तो बिल्कुल उसको यूटिलाइज़ करो कि यार देते रहो। ये ज़रूरी नहीं कि आप सिलेबस उन्हीं का ही फॉलो करो, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप एग्ज़ाम दोगे उस समय थोड़ी ये रहेगा कि भाई ये वाला सिलेबस कंप्लीट हुआ कि नहीं। एक टेस्ट सीरीज़ में हिस्ट्री आ रहा है, एक में पॉलिटी आ रहा है, दोनों साथ में दो, क्योंकि उस समय तो कोई ये नहीं पूछेगा ना कि बस आपका पॉलिटी का ही टेस्ट हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है। वैसे देते जाओ और उसके मार्क्स को मतलब पॉजिटिवली लेना, ये नहीं कि भाई कि बहुत कम आ गया तो निराश होकर बैठ गए, नहीं, यहाँ मेरी गलती हो रही है। अपने टाइम लिमिट को ध्यान रखो कि नहीं मतलब इसमें आपको मतलब मेंटेन करके रखना है। सेम CSAT भी है, क्योंकि CSAT कई बार ऐसा होता है कि आपको आता है सॉल्व करना, पर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे तो कैसे करेगा। और दूसरा ये भी है कि ये क्वालिफाइंग कर दिया है तो भाई वो क्वेश्चन टफ तो रहेंगे, वो तो बट ऑब्वियस हो गया, तो उस हिसाब से प्रैक्टिस करना है। वो ठीक है 10th का सिलेबस बोला जाता है कि 10th है, लेकिन उसका लेवल आप सभी देख रहे हैं, उस हिसाब से बुक्स हैं, जैसे RS अग्रवाल हो गया, SD यादव की बुक है, इसमें सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, उसको देखिए। तो फिर वो ऐसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो फिर वो अल्टीमेटली फिर यही है सक्सेस के लिए, तो यही है कि मतलब जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना सक्सेस हो मतलब मिलेगा आपको। और जैसे कि मैथ्स बैकग्राउंड वाले होते हैं, उनको लगता है कि हम मैथ्स बना लेंगे, लेकिन वही है टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, या फिर उतना प्रैक्टिस नहीं रहता है, बहुत दिन से नहीं किए रहते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। मेंस में भी यही होता है, इसलिए सभी को मैथ्स का क्वेश्चन करना ही चाहिए पहले से। कई लोगों का रीजनिंग स्ट्रांग है, अगर आपका रीजनिंग स्ट्रांग है तो उसको अच्छे से कर लीजिए कि कम से कम अगर रीजनिंग का कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया तो उसमें से, क्योंकि रीजनिंग ऐसे होता है कि एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन आपको साथ में मिलते हैं, तो ये प्लस पॉइंट है आपके पास कि हाँ भाई ठीक है चलो इसमें कम से कम 10 नंबर आ गए ना मेरे, एक चीज़ को मैंने अगर उस कोड को क्रैक कर लिया
तो 10 नंबर मिल गए। अगर क्वांट्स अच्छा है तो वो करिए, पर दोनों को बैलेंस में लेते हुए और ऐसे एक अच्छा मार्जिन लेके चलना है। ये नहीं कि बस जस्ट क्वालिफाई करना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव मार्किंग तो है ही। तो उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे हिसाब से फिर वो प्रीलिम्स के लिए बेनिफिट होता है। भविष्य का डर कैसे दूर करें? इसका मैं क्या ही जवाब दूँ कि हर किसी को लगता है। हम यहाँ बैठे हैं अभी आपको ज्ञान दे रहे हैं ना, ऐसे वैसे ये जो भी है, कि हर किसी को नर्वसनेस होती है, चाहे वो लोग कितना ही अटेम्प्ट दे दो, वो लगता ही है। लेकिन इसमें CGPSC आपको ये तो डर नहीं है ना, नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स लिमिटेड है। तो ये सोच के मत जाना कि मेरा ये आखिरी अटेम्प्ट है, ये नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी। इसको इस तरीके से भी नहीं लेना है कि आपने उसको लाइफ ही बना रखी है, बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया है, डिप्रेशन में जा रहे हो, उससे कोई सेंस नहीं बनता है। भाई आपने इसको, इस जर्नी को भी इन्जॉय करना है। अभी हम पोस्ट में चले जाएंगे, हो सकता है वहाँ पे हमको ये लगे अरे यार इतना इसीलिए पढ़ा था कि यहाँ पर आके ये जॉब करना है, ये तब भी होगा। तो ये पूरी लाइफ का प्रोसेस है, इसको मतलब अपना पॉजिटिव वे में रहो, इन्जॉय करो और लोगों के साथ मतलब एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रख के इसको वो करो। और ये डर तो रहता ही है हर किसी को, लेकिन आप अगर उसको सोच के बैठोगे कि डर के उसको एग्ज़ाम को क्रैक करूँगा या करूँगी, तो वो नहीं हो पाता। तो आप उसको हटाइए और ये मत समझिए कि ये भाई लास्ट अटैम्प्ट। हमने खुद ये 3-4 साल तो हमारी मेहनत थी ना, अब अल्टीमेटली सक्सेस हो गया तो अब ठीक है कि थोड़ा सेटिस्फैक्शन है, लेकिन वो डर हर किसी को रहता है। लेकिन अब उसको अपने हावी मत होने देना कि नहीं अब अगर इसके बाद तो लाइफ ही ख़त्म हो गई, कुछ नहीं है। तो ये नहीं है, बहुत अच्छी खासी लाइफ की जर्नी रहेगी। तो उसको आप लास्ट अटेम्प्ट मान के मत करिए और अच्छे से दीजिए, तो अल्टीमेटली फिर निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन है कि आपकी इतनी लंबी यात्रा रही है तो आपके परिवार वाले, रिश्तेदारों का क्या सपोर्ट रहा है? तो मेरे परिवार वालों को तो पूरा सपोर्ट रहा है और रिश्तेदारों से मैं थोड़ा दूरी बना ली थी क्योंकि आप सबको एक साथ मैनेज नहीं कर सकते, पढ़ाई प्लस रिश्तेदार प्लस फ्रेंड्स। इसलिए फिर वो समझते हैं इतना, और परिवार वाले तो हमेशा सपोर्ट करते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो आप सर से बात करा दीजिए और टॉपर्स को दिखाइए कि ये लोग भी इतने साल से लगे हुए हैं, तब जाके इस पोस्ट पे पहुँचे हैं या ये उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं, तो हम भी कल को वहाँ पहुँच सकते हैं, आप भी वहाँ से यहाँ आ सकते हैं। तो ये परिवार वालों को समझाइए तो वो ज़रूर समझेंगे। और आप अपनी मेहनत से दिखाइए कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, हम लगन में लगे हुए हैं और हम अपना गोल एक सेट किए हैं और उसको फॉलो कर ही रहे हैं, तो इससे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। 2 बातें हैं, ये समझिए। परिवार वाले तभी टोकेंगे जब आप पढ़ाई नहीं करोगे। मैंने कोई परिवार, बहुत एक्सेप्शनल 1-2 हो सकते हैं, नहीं देखा जहाँ बच्चा दिन रात खप रहा है, पढ़ाई कर रहा है और वो बोल दें कि नहीं यार अब तुम पढ़ाई छोड़ो। इवन इफ रिजल्ट नहीं आया, उनको यदि ये दिख रहा है तुमने बहुत मेहनत की है, तो वो तुमको कभी नहीं टोकेंगे अनलेस अनटिल बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस हो घर में, है ना। और डर तो ऐसा है भाई कि जिसको डर लग रहा है इसका मतलब वो सीरियस है लाइफ को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर। जिसको डर नहीं लग रहा है ना, वो चिंतित हो जाए कि उसको डर नहीं लग रहा है, मतलब वो कैसे जी रहा है। तो डर का मतलब है कि आप ज़िंदगी में बेहतर करना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, यू वांट टू अचीव एक्सेलेंस। और ऐसा डर तो सबको होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है, सबको होना ही चाहिए। मतलब घर में प्रॉब्लम हो ये सब, हाँ ये होता है, ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब कभी फेस नहीं किया हम लोगों ने, वो रहता ही है। लेकिन अगर आपके अंदर वो एक चाहत है कि नहीं वो अचीव करना है, तो आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसको साथ में लेके चलिए, ठीक है। पढ़ाई में आप ऐसा रखिए ना कि भाई बिल्कुल पढ़ाई में कोई कमी नहीं आना चाहिए। और उसको अगर आप टेंशन को हावी करने लगेंगे तो भाई कितनी सारी टेंशन है, पढ़ाई की कम टेंशन नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से तो भाई आप घर का काम ठीक है, लेकिन आपको उस ज़्यादा आपको फोकस चाहिए। और यही है कि भाई करते रहिए और कुछ नहीं है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, बस आपको लगे रहना है और अल्टीमेटली फिर वो अचीव हो ही जाता है। ये आपका कोई प्लान बी था? यदि था तो क्या था? नहीं सर, नहीं मेरा था। भी नहीं था। स्टार्टिंग में मैंने बनाया था कि मैं व्यापम का भी देती थी, उसके बाद जब मेरा प्री क्लियर हुआ तो उसके बाद मैंने अपना एक यही एम बना लिया। वो थोड़ा प्रेशर रहता है कि यार एक बार मतलब कुछ तो जॉब आ जाए, कुछ तो एक अर्निंग हो जाए।
लेकिन फिर वहाँ से आप भटकेंगे तो इधर से भी भटकेंगे, क्योंकि आजकल हर एक एग्ज़ाम को एक इंडिविजुअल तैयारी होती है उसकी, वो ऐसा आसान नहीं है। व्यापम का भी पैटर्न अलग है, उसका भी का कुछ, अलग हाँ है। बिल्कुल अलग। ऐसा नहीं है कि भाई पहले तो ये लगता था ना लोगों को कि यूपीएससी कर रहे हैं तो सीजीपीएससी तो निकल ही जाएगा, पर ऐसा नहीं है ना, इसका सिलेबस अलग है, उसका अलग है। तो अगर आपका गोल सेट है कि नहीं मुझे यही करना है, तो फिर कोई उसी पे ही ध्यान दीजिए। हाँ देते रहिए, वो आपको ऐसे लीजिए कि एक टेस्ट सीरीज देने जा रहे हैं, एक प्रैक्टिस है जो हम कर रहे हैं, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन वो जो है मेरा अल्टीमेटली गोल पीएससी है, तो मैं उसमें डाइवर्ट तो नहीं होंगी, उसमें तो करना ही है। ऐसे ही रखिए अपना क्योंकि focus। आप 1 महीना भी अगर दे देते हो पीएससी में, आपका बहुत लॉस हो जाएगा। अच्छा, ये बार बार पूछा है कि यदि सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है, और सिलेबस का मतलब उनका क्लास से होता है, क्योंकि यहीं पे कर सकते हैं और कुछ तो हो नहीं सकता ऐसा, तो फिर कैसे टेस्ट सीरीज दें? आप कैसे कवर करते थे यदि आपका सिलेबस से बाहर, मतलब जितना कोर्स पढ़ा है उससे अलग आ रहा है तो? ये तो देखिए, क्लास ठीक है, हम गाइडेंस की तरह ही लीजिए उसको। ऐसा नहीं कि सर पूरा हर चीज़ आपको डिलीवर इन हैंड कर, केवल- मतलब हर चीज़ सर डिलीवर नहीं कर सकते, आपको अपना इनपुट तो डालना पड़ेगा ना। आपके पास रेफरेंस बुक अवेलेबल है जो सर पढ़ा रहे हैं, अगर कुछ चीज़ मिस हो जाती है उसमें से आप ऐड ऑन कर लीजिए, और कुछ ना कुछ तो छूटता ही है। ऐसा नहीं है कि हम भी बहुत 100% हर चीज़ करके जाते हैं, कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें होगी। अगर हो पाता है और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, तो आपको तो वो करना है। और आई थिंक कोई भी मतलब टीचर ऐसे स्किप नहीं करता है उस चीज़ को, जब उनको पता होता है कि ये इतना इम्पॉर्टेंट है तो वो खुद से ही नहीं करेंगे। कुछ हाँ छोटे मोटे टॉपिक्स ऐसे छूट जाते हैं तो उसको आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर सकते तो उसको छोड़ दीजिए। ये इस ढंग से पूछना चाह रहे हैं बेटा कि जैसे मान लो ये कोर्स कर रहे हैं, अब अभी तक इनका हिस्ट्री पॉलिटी नहीं हुआ है, तो ये टेस्ट सीरीज कैसे दे दें, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ा नहीं है। तो आप ऐसे करते थे क्या कि आपका जो कोर्स नहीं भी हुआ है उस पर भी टेस्ट दे लिया, या आप उसके लिए घर में अलग से पढ़ रहे हैं जो यहाँ चल रहा है वो? तो वो दे दीजिए ना टेस्ट। टेस्ट देने से ही तो समझ में आता है कि आपका कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है, कहाँ पढ़ने की ज़रूरत है, कौन सा छोड़ने की ज़रूरत है। तो आप टेस्ट दीजिए, घबराइए मत उससे। हाँ टेस्ट सीरीज उसमें क्या, वो तो वही प्रैक्टिस के लिए, वो आपका फाइनल एग्जाम नहीं है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, अरे तो 50 में से आपको 10 क्वेश्चन बन रहे हैं तो क्या हो गया, कोई देखने थोड़े ना आ रहा है कि हाँ कितना क्या आप हो रहा है, उससे क्या। नया सीख ही रहे हैं हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये वर्दी गैर वर्दी ये जो मतलब मेरी जहाँ तक लिमिटेड नॉलेज है, हाइट वगैरह का होता है, और कलर कलर ब्लाइंडनेस, हाँ कलर ब्लाइंडनेस वगैरह, वो आपको नोटिफिकेशन में मेंशन होगा। अगर आप उसके लिए आपको है कि नहीं ये सारा, तो आप पहले से चेक करके रखिए। मेरे लिए तो ये हाइट वगैरह होता है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए होता है, ये डीएसपी और ये आबकारी डिपार्टमेंट वगैरह के लिए और जेल अधीक्षक वगैरह के लिए ये ज़रूरी होता है। तो आप उसमें देख लीजिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। हम लोगों का तो ये थोड़ा था भी नहीं इंटरेस्ट, तो उतना ध्यान नहीं दिया था। चलिए। अच्छा, ये सवाल वैसे यहाँ जनरली लोग अवॉइड करते हैं, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है हर स्टूडेंट कई जगहों से पढ़ता है। इन्होंने पूछा है कि आप लोगों ने कितने कोचिंग सेंटर, क्योंकि आजकल सबकी फ़ोटो सब जगह है ना, पूछ के बिना पूछे। तो मैं कई बार इनसे कहता हूँ कि भाई सब कहीं ना कहीं से कुछ गाइडेंस लेते हैं और उसको मन में पता होता है कि कहाँ से ज़्यादा कहाँ से कम रहा। तो आप बताना चाहें तो बता सकते हैं दोनों। ये देखो, स्टार्टिंग में हमको नहीं पता होता है कौन सा कोचिंग कौन सा अच्छा है कौन नहीं। वो जब आप अटेंड कर लेते हो तब उसके प्रोज एंड कॉन्स समझ में आते हैं। और मतलब इसका मैं जवाब ही क्या दूँ, मतलब ठीक है हम लोगों ने भी किया है, बहुत जगह से किया है, तो वो नॉलेज गेन वाली बात हो जाती है। पर हाँ मैं ये ज़रूर मेंशन करूँगी कि मेंस का मेरा जो था एक एप्टीट्यूड जो डेवलप होता है वो सर का ही है। मतलब पूरा जो प्रॉपर मैंने नोट्स जो मेंस के लिए बनाए हैं, वो चाहे लॉकडाउन पीरियड में ही क्यों नहीं, ऑनलाइन सेशन में ही क्यों नहीं, तो वो सर का मुझे बहुत हेल्प मिला था उसमें सर ने ये क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है ये सिखा दिया था। तो उसके बाद उसी में ही मेरा अपडेशन रहा। और प्रीलिम्स का तो ऐसा है कि वो आप खुद भी, मतलब आई थिंक कोई भी कोचिंग में वो हो जाता है, पर मेंस का थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो आई थिंक आप लोग तो बहुत लकी हैं कि सर का गाइडेंस मिल रहा है। ये बड़ा डायसी क्वेश्चन है ना। आप इस ढंग से बोल रहे हो कि मैडम दूसरे की बुराई करो पहले, कैसे करेगा कोई? आप समझ रहे हैं, आप यहाँ बैठोगे तो इस सवाल का कैसे जवाब दे सकते हो? आप खुद यहाँ बैठ के अगर कोई जवाब दे सकते हैं तो फिर बताना नहीं, क्या। ठीक है, चलिए।
ये अच्छा प्रश्न है कि बीइंग अ वुमन, महिला एस्पिरेंट, आपको क्या कुछ अलग परेशानियां आप तैयारी में लगती हैं, और आपकी सफलता का श्रेय आप सबसे ज़्यादा किसको देती हैं, आप दोनों? मैं मानती हूँ कि अब ये इक्वालिटी का ही ज़माना है। मुझे तो कभी ऐसा मेरे पेरेंट्स ने फील नहीं होने दिया कि नहीं तुम, हम दो सिस्टर्स ही हैं अपने पेरेंट्स के, तो उन्होंने कभी इस चीज़ का वो नहीं किया कि भेदभाव। पर हाँ, मुझे एक पीयर प्रेशर ज़रूर रहता था, क्योंकि मेरी मम्मी भी अर्निंग है, मेरी सिस्टर भी डॉक्टर रही है, तो मुझे वो लगता था कि यार मैं ही एक निखट्टी और वो पैदा हो गई हूँ क्या। मैं पूछती थी अपने पापा से कि आपको लगता है क्या पापा कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ या ऐसा वैसा, पर वो सपोर्ट करते हैं। और आई थिंक यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ बैठी है, अगर आपके पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता तो आप शायद यहाँ नहीं आती। तो अगर वो आपको अपॉर्चुनिटी दी है उन्होंने, तो उसको पॉजिटिवली लिए। और मतलब ऐसे परेशानी अगर आप सोच के बैठेंगे ना कि नहीं, बीइंग अ वुमेन या बीइंग अ गर्ल आपको ये परेशानी हो रही है, तो आई थिंक उससे आपको ऊपर उठ जाना चाहिए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, हम सब कर सकते हैं। और आई थिंक जो लड़कियां सेलेक्ट हो रही हैं, हम जैसे लोग हैं या जो भी है, या सारिका मित्तल है, कि सारे एग्जाम्पल्स हैं कि नहीं लड़कियां कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती। आजकल ऐसी कौन सी चीज़ें जो लड़कियां नहीं कर सकती है। तो मुझे तो एज आ अपनी लाइफ में तो मैं समझती हूँ कोई ऐसा परेशानी नहीं हुआ। हाँ, एक थोड़ा शादी वादी का जो लोग थोड़ा बोलते हैं, शायद आप उसी सेंस में बोल रहे होंगे, तो मेरे फैमिली में तो ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, हमेशा ये से इसी support ढंग रहा। से है कि 6 महीने दे रहे हैं, सिलेक्ट हो जाओ। उनको बताओ कि 6 महीने में तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी होता है। बिल्कुल। और ये देखो, अगर आपके पेरेंट्स ने ये चीज़ अगर वो अलाउ कर रहे हैं ना आपको पढ़ने के लिए, तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता होगी कि एग्ज़ाम डिमांड करता है। और ये खासकर ऐसा नहीं है कि लड़कियों को इशू होती है, लड़कों को भी इशू होती है। उनको प्रेशर नहीं होता कि नहीं हम अभी तक अर्निंग नहीं हुए हैं, उनको मुझे लगता है ज़्यादा प्रेशर है। और ये कोई एक्नॉलेज नहीं करता। मैं करूँगी कि हाँ भाई होते हैं लड़कों को भी, कि बिल्कुल उनको होता है, बल्कि उनको ज़्यादा प्रेशर होता है कि यार इतने साल 30 साल के हो गए हैं, एक पूरे अभी फादर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। लड़कियां को तो क्या होगा, शादी हो जाएगी, वो तो अपने हस्बैंड के साथ होंगे। पर ऐसा नहीं है ना, तो वो लड़के भी फेस करते हैं, ऐसा नहीं है। तो उनकी तो शादी भी नहीं होगी बेचारों की। उनको तो ये है ना भाई कि अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, कोई गांव की पकड़ा देंगे, तब क्या करेंगे हम। तो वो, और लड़कियों का इनको ये लगता है कि भाई कैसे भी हो लड़का तो अच्छा मिल ही जाता है। तो ऐसा नहीं है, उसको आप उस सेंस में मत लीजिए। और क्योंकि सबको इंडिपेंडेंट होना बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है, जैसे सर ने बताया। हाँ, वो जो आत्मनिर्भरता वाली बात जो कर रहे हैं, वो इवन उनके लिए भी लागू होती है, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है इक्वालिटी में बिलीव करो, और यही सोच आपको आगे लेके जानी है, बस। ठीक है, ये एक आखिरी प्रश्न आप देख लो पूजा, आप देखोगे तो। और अच्छा, आप पढ़ लो तब तक। ये वाला जो सवाल है ना, इसको तो मैं कई बार मित्र बोल लेता हूँ। वो कई जगह जब गाइड वाइड करने जाते हैं ना, आप में मिल भी जाएगा। तो गाइड करते करते ऐसे इस पे ना बोर्ड पे एक लिखते हैं कि रिलीजियस फिलॉसफी के लिए ना ये वाली किताब पढ़नी चाहिए, बर्ट्रैंड रसेल की। तो आप में से किसने पढ़ी है? नहीं पढ़ी तो आपका तो हो ही नहीं सकता। यूपीएससी को गाइड करते हैं तो कई बच्चे 1-2 हाथ उठा लेते हैं, हाँ सर मैंने पढ़ी है, उससे उस किताब के बिना नहीं हो सकता। बोलता है कि ऐसी कोई किताब ही नहीं है। इसका मतलब समझ में आया आपको? वो ये कहना चाह रहा है कि जो लोग किताब को खोजते हैं वो पढ़ते नहीं हैं, और जो पढ़ते हैं वो किताब नहीं खोजते। क्योंकि जो मैं जिन्होंने लिखा है उनको वो नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन आप समझो, आप यहाँ मेंस की क्लास कर रहे हो, हमको लगता है कि हमको कोई सिलेक्टेड आदमी आके कोई ऐसी लिस्ट बता देगा जिससे चमत्कार हो जाएगा। ऐसा कुछ होता तो हम लोग को 5 साल नहीं लग रहे होते हैं कि हाँ। तो भाई ये कोई मतलब ठीक है, वो हाँ एक क्यूरोसिटी होती है, पर वो जब आपकी जर्नी आपको सिखाएगी कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्या आपको पढ़ना। और बेसिक तो गाइडेंस आई थिंक हर कोचिंग वाले दे ही देते हैं। अब पता है कि पॉलिटी है तो लक्ष्मीकांत से ही पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें तो चलती ही रहती है। अब उसको स्किप तो नहीं कर सकते, और उसके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो वो आपको आपकी जर्नी सिखाएगी कि कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है। इसमें दिक्कत ये है ना कि 10 लोग अलग अलग किताब बोल देंगे, तो आपको उसमें से कोई कंक्लूजन निकालना है कि हिस्ट्री में ये एवरीवन विल सजेस्ट डिफरेंट बुक, क्योंकि उसने अलग पढ़ा है, किसी ने नोट्स पढ़ा है। आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है उससे पढ़िए। अच्छी खराब किताब नहीं होती है, बार बार पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बनेंगे। और किताब लिस्ट के पीछे मत भागिए।
जैसे इसमें कहा है कि लास्ट अटैम्प्ट है और 100% देने के बाद भी दोबारा कैसे खुद को मोटिवेट करें कि फिर से दें। तो हर बार ऐसे देना चाहिए कि मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, मतलब इतना तैयारी रखना चाहिए कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए। और अगर नहीं होता है तो आप अपनी कमियों को देखिए और अगर लगता है कि मैं दोबारा कर सकती हूँ तो फिर से करना चाहिए। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप उस स्टेज में पहुँच रहे हैं तो आपको वापस आना पड़े। आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो आपको एक न एक दिन सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन सिलेक्शन ज़रूर होता है जो कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं ईमानदारी से। क्वेश्चन है कि मैप और डायग्राम मेंस में कितना इम्पोर्टेंट है। ये है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो क्वेश्चंस बहुत सिमिलर आते हैं। आप जितना क्रिएटिव रहेंगे, जितना अपने आप को अच्छे से पुट कर पाएंगे, वो दिखता है ना। आप अगर आप एक व्यूअर की तरह ही देखोगे कि अगर आप डायग्राम बना देते हो वो कितना अपीलिंग लगता है, या पैराग्राफ में लिखते हो वो कितना अपीलिंग लगता है। और ज्योग्राफी है तो भाई डायग्राम तो आपको बनाना ही है, वो तो आप ऐसा मान के चलो कि वो कंपलसरी है। डायग्राम बना दोगे तो वो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि हाँ वो डायरेक्ट हिट करता है, क्योंकि ये चीज़ तो आई थिंक पिक्चर डायग्राम और ये सब वो बहुत छप जाती हैं दिमाग में। इंसान थोड़ा सा पढ़ने के लिए थोड़ा ज़्यादा थोड़ा उसको अजीब मतलब लगता है कि आलस आ गया, लेकिन वो सी चीज़ जब एक अपीलिंग लगती है तो वो क्रिएटिविटी अगर आपकी दिख गई तो वो चीज़ आपको बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स लेने में आपको हेल्प करेगी। और वही जो 0.5 नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर, ये जितने भी, ये फिर आपके पूरे सिलेक्शन को हैम्पर करती है। तो अगर आप उस चीज़ को प्रैक्टिस में ला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इतना प्रैक्टिस कर ले कि मतलब 2 सेकंड 5 सेकंड के अंदर आपको छत्तीसगढ़ और इंडिया का मैप तो बन ही जाना चाहिए। इतना आप प्रैक्टिस करिए तो क्यों नहीं होगा, वो बिल्कुल हेल्प करता है ये। जैसे कि इसमें बोला गया है कि एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो शुरू ये प्रॉब्लम मेरे को भी आया कि एग्ज़ाम में कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, पूरा कैसे अटैम्प्ट करें। तो इसके लिए आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपना स्पीड बनाए रखें और मेंटेन रखें। तो जब मेंस का जब एग्ज़ाम आता है तो उस टाइम आप लगातार मतलब लिखने से जुड़े रहिए, लिखते रहिए, तभी आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। और इसमें कहा गया है कि एक ही क्वेश्चन में जैसे कि फ़्लो में बह जाते हैं और उसी को ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ऐसा करने से नहीं चलेगा। मतलब सारा क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो आप पीछे हो जाएंगे। इसलिए आप एक में फोकस करने से अच्छा है सभी को अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिए और कंप्लीट कीजिए। 3 महीने की रणनीति प्री के बाद मेंस में लागू हो सकती है। 3 महीने वाली कोई रणनीति नहीं होती है, आपको इंटीग्रेटेड रहना पड़ता है। क्योंकि 3 महीने में अगर आपको लग रहा है सारा सिलेबस हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है मेंस के लिए। तो बल्कि हमको 3 महीने कम पढ़ते हैं, वो इसलिए क्योंकि प्रीलिम्स में तो आपको मतलब यार वो सब्जेक्ट्स तो हैं ही, मेंस के लिए आपको ऐसे सब्जेक्ट्स भी डाल दिए गए हैं कि जो आपको कभी पढ़ा नहीं है। जैसे फ़िलॉसफी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, पेपर नंबर 7 हो गया, तो उसको आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच रख के ही उसको करना पड़ेगा। स्टार्टिंग से अपना अप्रोच वैसे ही रखिए कि बैलेंस करके रखिए, और इससे आपका ये भी हो जाएगा कि बोरियत फील नहीं करेंगे आप कि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं या सिर्फ मेंस के लिए। तो जो एक अक्टूबर तक का टाइम होता है उस समय तो आपको इंटीग्रेटेड रखना ही है। और चाहे फिर उसके बाद आप 1 घंटे दिन में या 2 घंटे दे सकते हैं अपने मेंस के लिए, तो इंटीग्रेटेड रखेंगे तो वो फिर हेल्प करेगा। और बाकी राइटिंग प्रैक्टिस तो आपको करनी है, वो थ्रू आउट द ईयर चलेगा। बीच में आप 2 महीने का गैप ले सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, तो ये ऐसा ही है। 3 मंथ्स की तो कोई स्ट्रैटेजी ऐसी होती नहीं है। हाँ, उस समय भी आपको राइटिंग प्रैक्टिस उस समय करना है। लोगों ने कहा है कि आयोग से मॉडल कॉपी मंगाकर आरटीआई के जरिए दिखा दो। यदि मॉडल कॉपी है ना कोई निकलवाएगा, बट वी कैनॉट आस्क एनी इंडिविजुअल कि वो अपनी मॉडल कॉपी निकाले। तो ज़रूरी नहीं है कि यार हमारे रेफरेंस ही लेके आप करें। बहुत सारे आई थिंक यूपीएससी वगैरह का भी आप फॉलो कर सकते हैं कि उनका पैटर्न कैसा है, तो आपको कुछ यूनिक मिल जाएगा। हो सकता है हमने वो चीज़ नहीं करी होगी, तो एक यूनिकनेस तो मतलब देख लीजिए आप एक रेफरेंस के लिए। और बाकी तो वो खुद की मेहनत ही होती है कि हाँ आप कैसे क्रिएटिव बन सकते हैं। वो चीज़ जो पहले से इंसान करते जा रहा है, आप उसी चीज़ को आप रिपीट कर रहे हैं, तो नया तो कुछ नहीं हुआ। तो वही, और हर साल में आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगा कि पिछले साल का जो टॉपर का कॉपी था वो उतना आपको अट्रैक्टिव ना लगे। क्या आप अपनी तैयारी के दौरान स्पिरिचुअल थे, और यदि थे तो कैसे
स्पिरिचुअलिटी पढ़ाई में मदद करती है? वो आपको पॉजिटिविटी दे रही है तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ ठीक है, और वो तो ठीक है, अच्छी बात है कि भाई किसी एक ऐसी चीज़ को आप मतलब कुछ तो है आपकी लाइफ में ऐसा जो पॉजिटिविटी दे रही है, तो वो अच्छी बात है, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। और स्पिरिचुअल तो हाँ हर कोई रहता ही है थोड़ा ना थोड़ा मात्रा में, थोड़ा लेकिन ना आप उसी में दिन भर लगे नहीं रह सकते। हाँ, मतलब आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत भी जरूरी है। और अब तो ये रहोगे कि भगवान मैंने इतनी मेहनत की थी, सिलेक्शन क्यों नहीं दिया, उसके बदले में प्रैक्टिस कर लो, आप 2 आंसर और लिख लो, तो वो चीज़ है। और अल्टीमेटली हाँ हमें भी लगता था, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने बोला नहीं कि यार इतनी मेहनत तो की थी क्यों नहीं दिया, इतना क्या मतलब भगवान हमसे नाराज़ हो गए या क्या है, लेकिन अल्टीमेटली वो फाइनल रिजल्ट तो मिल जाता है, तब फिर रियलाइज़ होता है कि नहीं, और वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से ही आपको वो भगवान नहीं दे रहे होते हैं, तो वो आप में कमी है इस वजह से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे ही होते हैं, सब कुछ ना कुछ कमी होती है, आप धीरे धीरे अपने आप को तराशते जाएंगे और फिर अल्टीमेटली वहाँ पे पहुँच जाएंगे। चलिए बाकी अभी हम दर्शन पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा। फेथ, भगवान पे विश्वास और आध्यात्म ये दोनों अलग चीज़ें हैं। स्पिरिचुअलिटी इज़ एंटायरली डिफरेंट थिंग। स्पिरिचुअलिटी का एक एस्पेक्ट प्योरिटी ऑफ माइंड बॉडी सोल भी है। तो क्या आप तैयारी के दौरान अपने अंदर के क्रोध, घृणा, हिंसा, जलन इससे मुक्त हैं? और हैं तो तैयारी अच्छी होगी, और फिर फेथ आता है, तो अब वो आगे की बात है ना। चलिए, तो हम आप सबकी तरफ से इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं। ठीक है, तो मैं इनको छोड़ के आता हूँ, फिर हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। चलिए।